अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जावास्क्रिप्ट के टॉपिक को वापस से कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। आई थिंक म्यूजिक में काम कर रहा था। जावास्क्रिप्ट किसके नाम से था फोल्डर? जावास्क्रिप्ट टास्क के नाम से था। सीएमडी करेंगे और कोड डॉट करेंगे। मुझे याद है मैंने जब फर्स्ट क्लास की थी उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। इंट्रोडक्शन के बाद हमने डेटा टाइप्स की बात की थी। तीन किस्म की डेटा टाइप पढ़ी थी, स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन। एक प्रॉपर्टी की पढ़ाई थी जिसके लिए आप टाइप चेक कर सकते हो। टाइप ऑफ उसका नाम था, टाइप ऑफ, जो कि बताती थी कि आपने किस टाइप का डेटा उसमें पुट करके रखा है। ठीक है। इसके बाद हमने वेरिएबल्स पढ़े थे, कंटेनर्स। याद होगा आपको कि हम वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं और उसको कैसे डेटा स्टोर करते हैं उसके अंदर। ये देखिए लास्ट क्लास का सारा काम यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। कोई अपने पास से नहीं कह रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो है ये देखिए, ये टाइप ऑफ कैसे यूज करते हैं ये भी मैंने आपको सिखाया था। और इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी क्योंकि मैं नहीं आ पास आया था, तो इसलिए वीडियो इसी पीसी के अंदर पड़ी हुई है। तो मैं आपको भी दे दूंगा थोड़ी देर में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहले इसको कॉपी पास्ट करेंगे, ब्राउजर में रन करना है। बहुत सिंपल सा काम है। ये रन हो गया। ये पोएम कहाँ से लिखी हुई आ रही है? मैंने तो बंद कर दी। अच्छा, लिखी हुई यहाँ से। इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव मतलब बंद कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ये देखिए अभी बिल्कुल खाली हो चुका है। आई होप यहाँ तक कोई सवाल नहीं होना चाहिए किसी का। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक सवाल है खुद से, क्या हम जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से किसी भी किस्म का पॉपअप डिस्प्ले कर सकते हैं? तो यस, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप एप्टिक की बुक्स तो यूज कर ही रहे होंगे आई होप, लेकिन एक बुक और है जो कि मैं आपको शेयर करूंगा। ये बुक इतनी यूजफुल है कि जब आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन करते हो ना, तो कंपनी आपको पहले ये प्रोवाइड करती है, कहती है यार पहले ये जावास्क्रिप्ट और इंटर्नशिप पे हो ना तो एटलीस्ट इससे सीखो। तो उसका बुक का नाम है ध्यान से निकल, शायद ऐसी कुछ था। नहीं, ये बुक का नाम नहीं। थोड़ी देर में याद आता तो बताता हूँ, अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है जी सर। सर ये नहीं है। मैंने असल में मेरा फ़ोन भी चेंज हो गया ना, तो उसमें वो बुक्स थी। खैर मैं ढूंढ लूंगा। बोले ही नहीं यार। तो यहाँ पर देखिए, अगर मुझे एक पॉपअप शो करवाना है जावास्क्रिप्ट में, तो वो काम मैं कैसे कर सकता हूँ? जावास्क्रिप्ट आपको कहती है कि यार यहाँ पर आप अलर्ट का फंक्शन यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था फंक्शन क्या होता है, जिसके ब्रैकेट्स होते हैं। इतना ही बताया था, तो इतना ही आपने याद रखना है। अलर्ट क्या होता है? जिसके ब्रैकेट्स होते हैं। सॉरी, अलर्ट कह रहा हूँ। फंक्शंस क्या होते हैं? जिनके राउंड पैरेंथेसिस होते हैं। तो अलर्ट एक फंक्शन है। आप उसको अपनी कॉपी में नोट करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। अलर्ट एक फंक्शन है, तो अलर्ट को हम ऐसे लिखते हैं। अलर्ट, अब चूंकि फंक्शन है तो उसके राउंड पैरेंथेसिस यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अब सवाल ये है कि आप अपने इस प्रॉम्प्ट में या अपने इस पॉपअप में क्या शो करवाना चाहते हैं? क्या एक नंबर शो करना चाहते हैं, क्या आप एक स्ट्रिंग शो करना चाहते हैं, या आप एक बूलियन डेटा शो करना चाहते हैं? तो स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं? स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं? उसमें एक चीज थी ना इसमें लिखते हैं, क्या था वो? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अगर सिंगल से खोलूंगा और अगर डबल से खोलूंगा, मल्टीपल लाइन ऑफ जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए कौन सा कॉमा यूज किया था? मल्टीपल लाइन ऑफ जावास्क्रिप्ट। बैक टिक या बैक कोड पढ़ाया था मैंने आपको। यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल असद अली। ये किस टाइप का डेटा मैंने पास किया अलर्ट के अंदर? स्ट्रिंग टाइप का। ये देखो रिफ्रेश करा, ये है मॉडल। इसे पॉपअप कहते हैं। अगर आप किसी भी किस्म का पॉपअप शो करना चाहते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, अच्छा ये ऐसे डायरेक्ट नहीं करोगे तुम चाहोगे कोई बंदा बटन पे क्लिक करे तब उसके ऊपर पॉपअप खुले, वो काम नहीं कर रहे हैं गेम, वो आगे का काम है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं?
नहीं। कि एक पॉपअप कैसे खुलवाया जाता है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में पॉपअप आप खोल सकते हैं बाय यूजिंग अलर्ट फंक्शन के थ्रू, और इसमें आप किसी भी किस्म का टाइप डेटा पास कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या होगा फरहान? नंबर लिखा हुआ सर नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर 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 आपस में क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा 24। ये देखो सम होकर आया। लेकिन अगर इसको मैं इन्वर्टेड कॉमास में कोड कर दूंगा तो क्या होगा? 12 बिल्कुल जैसा लिखा हुआ एज इट इज वैसे ही मेरी स्क्रीन पे डिस्प्ले, बिकॉज क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रिंग। जैसे बॉडी में प्रिंट करवाते हो ना, बिल्कुल अगर अलर्ट में प्रिंट करवाना तो अलर्ट में भी सेम काम ही होता है भाई, बस वो ऐसा पॉपअप में प्रिंट होता है और वो वहां पर डॉक्यूमेंट में बॉडी में प्रिंट होता है। और अगर कंसोल में प्रिंट करना हो तो कंसोल डॉट, तीनों तरीके सिखा दिए। दोबारा देखो, अगर ये चीज बॉडी में प्रिंट करनी तो क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट में जाओ, क्या करोगे, डॉट राइट। बड़ी आसान सी चीज है सर, सेम लिखा 12+12। अगर कंसोल में शो कराना है तो कंसोल डॉट लॉग, ये भी सिखा चुका हूं आपको। कंसोल में जाओ, लॉक कर दो, क्या लॉक कर दो, ये 12+12। तो तीनों तरीका है, मैंने तीनों जगह पे शो करना सिखा दिया मैंने आपको। ठीक है देख लो, याद रखिएगा। एक चीज दिखाऊं, एक चीज मैंने आपको बताया, जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटर इस लैंग्वेज जो कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है, एग्री और नॉट। तो जब ये कोड चलना शुरू हुआ होगा तो सबसे पहली लाइन क्या मिली होगी इसको, अलर्ट, है ना। उसके बाद डॉक्यूमेंट और राइट, और उसके बाद अगर मैं इसको नीचे कर दूं तो अलर्ट ही होगी पहले, डॉक्यूमेंट। बहुत सही जवाब बोला था, लेकिन तुमने चेंज कर दिया। देखिए सर, हमेशा भले चाहे स्क्रीन पे जितने भी प्रिंट स्टेटमेंट मौजूद हो, पहले हमेशा मोडाल ही रन होगा, पॉपअप ही रन होगा। देखिए रन तो भले, बिल्कुल आपकी बात जायज है कि सर पहले ये होगा पहले ये होगा, लेकिन इनके लिए स्क्रीन रुकेगी नहीं। पहले वो अलर्ट को शो कराएगी, देन बाद में उसके बाद इसको विजिबल कराएगी। रन भले पहले ये हुए होंगे, लेकिन चूंकि अलर्ट मौजूद था तो इसलिए क्या होगा, अलर्ट पहले रन करता रहेगा अपने आप को, जब तक आप ओके करके बंद नहीं करेंगे बाकी का आंसर आपकी स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। देख लो, अलर्ट में भी आ गया, कंसोल में भी आ गया, बॉडी में भी आ गया, तीनों जगह पर आ गया। देख लो दोबारा रिफ्रेश करके, पहले अलर्ट में, बॉडी में, बॉडी में नहीं दिख रहा तो जूम कर देता हूं, ये देखो, अरे बिल्कुल नहीं दिख रहा, जैसे इसका साइज ये देखो 100%, ये देखो आ गया। और ये कंसोल के तीनों जगह पे मैंने आपको प्रिंट करना सिखाई है। कल को कोई भी बोले आपसे कि यार एक काम करो मुझे अलर्ट में प्रिंट करके दिखाओ, तो तुम इजीली कर लोगे। अगर कोई तुम्हें बोले कि नहीं यार मुझे डॉक्यूमेंट बॉडी में प्रिंट करके दिखाओ, तो वो भी तुम कर लोगे। कंसोल में बोले तो तुम वो भी कर लोगे। अब यही चीज हम बार बार हमने लिखी है, इसको हम स्टोर करना चाहते हैं ताकि एक बार लिखें और बार बार इस्तेमाल करें। तो क्या करूं, शाबाश, वेरिएबल बनाने। वेरिएबल कैसे बनता है, बार, उसका नाम, क्या नाम रखूं, ए रख लो, लेकिन ऐसे नाम बेसिकली रखने नहीं चाहिए, जो डेटा हो उसके मुताबिक रखने चाहिए। तो मैं कह देता हूँ सम ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब इसमें क्या स्टोर करना है, 12+12 डाल दिए सर। अब मैं 12+12 किसमें स्टोर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सम ऑफ वैल्यू में पास कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने एक जगह स्टोर कर दिया, बार बार इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये देख लो सेम काम, बात समझ में आ गई। तो एक बार कंटेनर भी रिवाइज हो गया और एक बार वेरिएबल भी आपने दोबारा से पढ़ लिया, और उसके साथ साथ आपने तीनों जगह पे प्रिंट करने का तरीका सीख लिया। जैसे HTML में आपने फॉर्म पढ़ा था सर, फॉर्म एक वाहिद तरीका है HTML के अंदर जिसके जरिए आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। सिर्फ एक वाहिद वही तरीका है जिसमें आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं, अदरवाइज दूसरा कोई भी तरीका आपके पास अवेलेबल। मेरी बात समझ में आ गई। तो अब सवाल ये कि सर जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन मार्क, क्या जावास्क्रिप्ट में कोई ऐसा तरीका जिससे हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं? यस, इन जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक ऐसा तरीका मौजूद है जिसमें हम जावास्क्रिप्ट से भी इनपुट ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पॉपअप खुलवाना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट में जब भी आपने यूजर से इनपुट लेना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का फंक्शन, कौन सा फंक्शन? अगर सिर्फ पॉपअप दिखाना है यानी अपना मैसेज दिखाना है तो क्या यूज करेंगे, अलर्ट। लेकिन अगर इनपुट लेना है तो कौन सा प्रॉम्प्ट यूज करेंगे, प्रॉम्प्ट यूज करेंगे। प्रॉम्प्ट चूंकि फंक्शन हमने इसमें पास कर दिया। अब जाहिर सी बात है प्रॉम्प्ट में कोई मैसेज भी तो दिखाओगे कि यार एंटर योर नेम या एंटर योर ब्ला ब्ला, जो भी आप दिखाओगे तो वो इसके अंदर आप एज अ स्ट्रिंग पास कर सकते हो, एंटर योर नेम, दैट्स इट। ये देखो पहले अलर्ट चला, देन आपके पास मोडाल चला, ये देखिए ये आपके पास प्रॉम्प्ट चला हुआ, यहाँ पर मैसेज आ गया, देखिए एक टेक्स्ट बॉक्स टाइप का डब्बा आ गया। अब आप जो भी लिखेंगे असद ओके करेंगे, ये बंद हो जाएगा।
अच्छा जी, तो हम लोग थे यहाँ पर कि अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है तो हम यूजिंग प्रॉम्प्ट के थ्रू इनपुट ले सकते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम इनपुट ले रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि इस इनपुट को लेने के बाद हम कहीं उसको स्टोर ही नहीं कर रहे। जब वो चीज स्टोर ही नहीं होगी तो आगे किसी काम की ही नहीं है। तो जब कोई चीज स्टोर करनी है तो क्या बनाते हैं, शाबाश। तो अब मैंने क्या बोला, इस पूरे प्रॉम्प्ट से जो भी इनपुट ले रहे हो उसको एक अदद वेरिएबल में डाल दो जिसमें नेम स्टोर हो जाए या यूजर नेम स्टोर हो जाए। डन है। जो भी तुम प्रॉम्प्ट ले रहे हो, इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, जो कुछ सीधे हाथ पे आ रहा है वो किसमें साइन कर दो, उल्टे हाथ की तरफ। तो जो भी वैल्यू आ रही है वो किसमें स्टोर हो रही है। और अगर मैं यहाँ पर लिखूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो भी यूजर नेम में आया उसको क्या कर दो, मेरी स्क्रीन पे प्रिंट कर दो। बहुत सिंपल सा आंसर है यहाँ पर। आइए चेक करते हैं। मैं लिखा असद अली, ये जो भी ओके किया वो देखो आ गया। अच्छा, एक गड़बड़ है, वो क्या दिखाता हूँ। एक काम करते हैं, इससे जो भी आउटपुट आ रहा है वो किसमें स्टोर हो रहा है। अब हम ये चेक करते हैं कि यूजर नेम किस टाइप का डेटा हमें दे रहा है, यानी हमें जो डेटा मिला वो किस टाइप का है वहां पर। और देखते हैं, तो टाइप चेक करने के लिए यूज करते हैं टाइप ऑफ यूज किया, कर दिया। यूजर नेम को उसमें डाल दो। मैंने क्या बोला, जो भी आ रहा है वो यूजर नेम में डाल दो और यूजर नेम की टाइप प्रिंट कर दो मेरी स्क्रीन के ऊपर। अभी ये बाकी ऊपर की सारी गंदगी लिखी हुई इसको सेव करते ताकि हमें बार बार इसका इस्तेमाल ना करना पड़े। ये देखो एंटर यूर नेम। अब मैं डाला हूँ 12। 12 क्या है मेरी नजर में, एक ये क्या हो, रिफ्रेश करते हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या हो रहा है। हमने हर टाइप लेके देखी, हमेशा आंसर किसमें आ रहा है, स्क्रीन में आ रहा है। ये क्या हो रहा है यार। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है दोस्तों, वो क्या है, जब भी हम कभी प्रॉम्प्ट के अंदर यूजर से इनपुट लेंगे तो वो हमेशा बाय डिफॉल्ट किसमें होगा, तो यानी इसका मतलब हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो स्ट्रिंग 12 को स्ट्रिंग समझ लेगा तो 12 + 12 तो हो ही नहीं सकता भाई, नहीं हो सकता ना सर। तो फंस गए हम लोग। हमें क्या करना है, हमें जो भी आंसर दे रहा है ये किसमें दे रहा है आंसर, हमें उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, नंबर। बहुत सिंपल सी बात है, मेरी बात समझ में आ गई। जैसे आपको मैंने पेजेस दे दी और आपसे मैंने क्या बोला, उसको बुक में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर अभी आपके पास किस टाइप का डेटा आ रहा है, आप किस टाइप में जा रहा है। अगर एक टाइप से आप दूसरी टाइप में जाते हो, इस कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टाइप कास्टिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग क्या होती है, एक टाइप से दूसरी टाइप में जाने को टाइप कास्टिंग कहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इसको नंबर में लेके कैसे जाएं। तो हम इस पूरे को हेलो कट करेंगे, इसका भी अपना एक फंक्शन पार्स INT, ये सर ने पढ़ाया होगा। अच्छा, अगर इंटीजर में जाना है, पॉइंट वाली वैल्यूज में जाना है, जिसमें तुम्हें जाना है, बाय डिफॉल्ट वो किसमें होता है, स्ट्रिंग। अगर आपको स्ट्रिंग में ही लेना है तो जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने की, क्योंकि वो स्ट्रिंग में आ रहा है। लेकिन अगर आपको नंबर में कन्वर्ट करना है तो आपको कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, पार्स इंट। कर लिया, फंक्शन है तो क्या होगा, ब्रैकेट्स। अब जो कट किया था वो अंदर पेस्ट कर दो, तो अब इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले प्रॉम्प्ट चला, अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किए जाते, तो ब्रैकेट में सबसे पहला ब्रैकेट ये है अंदर होगा। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट को सॉल्व किया, प्रॉम्प्ट ने क्या किया, एक यूजर से मैसेज लिया, वो कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, पार्सेंट। पार्सेंट ने क्या किया, उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग था नंबर में। और देखते हैं ऐसा हुआ या नहीं हुआ, 12। इसका मतलब पार्सेंट कन्वर्ट करता है, जबरदस्त। तो अब मैंने यहाँ पर मैसेज इंटर यूर नंबर 1, मैंने एक नंबर ले लिया, नंबर 1। यहाँ पर यूजर एक नंबर दे देगा, इसका नाम लिख दिया नंबर 1। अब मैंने क्या बोला, 2 नंबर ले लो, 2 नंबर के लिए कितने प्रॉम्प्ट, 2 प्रॉम्प्ट। इंटर यूर नंबर 2, मैंने कहा वेरिएबल नंबर 2। उसके बाद मैंने क्या बोला, अब टाइप चेक करने की जरूरत नहीं, समझ में आ चुका है। फाइनल आउटपुट में num1 को जमा कर देना num2 के साथ। अभी तक हम ऊपर खुद वेरिएबल में वैल्यू डाल रहे थे, अब हम वेरिएबल में यूजर से इनपुट लेके वैल्यू डाल रहे हैं। चला के देखेंगे, 12 11, आंसर क्या आया, 23।
आउटपुट डिस्प्ले Yes. समझ में आया। तो आई होप प्रॉम्प्ट आपको समझ में आ गया कि प्रॉम्प्ट क्या करता है और अलर्ट किस तरीके से यूज किया जाता है। अलर्ट सिर्फ डेटा को दिखाने के लिए, जबकि प्रॉम्प्ट यूजर से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉम्प्ट में आने वाला इनपुट हमेशा किस टाइप में होता है? स्ट्रिंग। अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं? कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं? टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होती है? एक टाइप से दूसरी टाइप में जाने को टाइप कास्टिंग करते हैं। और अगर हमें इंटीजर में नंबर में कन्वर्ट करें तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? आई होप समझ में आ गया होगा। कोई सवाल है तो यहाँ पर पूछ लो। ये पार्सिंग जो है मुझे लगा है तो भी इसमें स्ट्रिंग टाइप का टाइप होगा। अब स्ट्रिंग डेटा को भी नंबर में कर देगा। देखो वो टाइप कास्ट हो चुका है ना सर, असल में प्रॉब्लम ये है। ठीक है, अब आते हैं सर एक और किस्म का बॉक्स होता है, पढ़ा आपने? पढ़ाया था सर ने आपको? जैसे अलर्ट होता है, एक प्रॉम्प्ट होता है, एक होता है कंफर्म बॉक्स। नहीं पढ़ा? कंफर्म बॉक्स क्या होता है? अच्छा लिख के देखते हैं ना पहले, ऐसे कहानी करने से मजा नहीं आएगा। कंफर्म इज आल्सो अ फंक्शन। कंफर्म के अंदर भी आप कोई भी यूजर को मैसेज दिखा सकते हो। याद रखिए कंफर्म हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें यस या नो के अंदर आंसर चाहिए। जैसे आर यू मैरिड, आर यू बैचलर्स, यानी जब हमें सही या गलत यानी यस या नो के आंसर चाहिए तब हम कौन सा बॉक्स इस्तेमाल करते हैं? कंफर्म बॉक्स। अब लिखते हैं एग्जांपल, आर यू बैचलर। आओ चेक करते हैं क्या होगा, देखें। देखा अब, ओके मीन्स यस, कैंसिल मीन्स। अब इससे जो भी आउटपुट आ रहा है वो हम सेव करेंगे। सेव करना जरूरी, देखें तो क्या आ रहा है, किसमें सेव करेंगे? वियर्ड var इज अ वेरिएबल, var इज अ कीवर्ड। एक कीवर्ड जो वेरिएबल है, जो कि वेरिएबल बनाने के इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डेटा को स्टोर करता है। तो मैंने बोला बैचलर्स के नाम से एक वेरिएबल मैंने बना लिया, डन। मैंने बोला जो भी आंसर आप दे रहे हो, हम इसमें लिख थोड़ी सकते हैं, हम तो इसमें ओके या कैंसिल कर सकते हैं बस। तो जो भी कर रहा हो उसमें आगे सेव हो जाएगा बैचलर। और एक काम करो, जब कर ही लो तो प्रिंट करवा दो ताकि मुझे पता चल जाए कि आंसर आ क्या रहा है दोस्त, एक्चुअल में आंसर आ क्या रहा है। ठीक है, करूँ ओके? ओके मीन्स, कैंसिल मीन्स। आई होप बात समझ में आई होगी। जब हमें यूजर से कोई क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में चाहिए होंगे तो वहां पर हम कौन सा बॉक्स इस्तेमाल करेंगे? कंफर्म बॉक्स। बस इतना सही तो है, पढ़ लिया सब। कितने किस्म के फंक्शन पढ़ा आज आपने? 3 किस्म के। पहला अलर्ट, दूसरा प्रॉम्प्ट और तीसरा कंफर्म। आई होप ये आपको समझ में आ गया। इसके अलावा पिछली क्लास में कुछ पढ़ा था और क्या पढ़ा दिया ना? इसके अलावा बस यही पढ़ा था। गुड, अब चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो है ऑपरेटर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑपरेटर्स। सब स्कूल में पढ़कर आए। कोई यहाँ मैट्रिक पास बच्चा नहीं बैठा, मुझे बता। मैट्रिक कह रहा हूँ, मैं फर्स्ट या सेकंड क्लास पास बच्चा नहीं जिसने मैट्रिक ना किया। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? स्कूल में पढ़कर आए हो। मैं नाम याद दिला दूं एक, अर्थमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। अर्थमेटिक ऑपरेटर ही लिखा था ना स्कूल में नाम। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, क्या कभी टीचर से ये नहीं पूछा व्हाट इज ऑपरेटर्स? क्यों समझ क्यों नहीं पूछा भाई? डेटा को ऑपरेट करते। डाटा को ऑपरेट करते हैं। अच्छा एक चीज सिखा रहा हूँ, याद रखना। अपने पास वो पेंट है, हाँ है। अगर आपके पास, हेलो या देखिए, कुछ ऐसा लिखा हो 12 प्लस 12, प्रोग्रामिंग में एक्चुअल वैल्यू जो कैलकुलेशन कर रही होती है उसको ऑपरेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये क्या है? ये भी ऑपरेंड ही है ना सर, ऑपरेंड। ये जो कैलकुलेशन करने के लिए सिंबल यूज करा जा रहा है इसको ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अब डेफिनेशन क्या बनती है? द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड
इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, यानी ये पूरी एक एक्सप्रेशन लिखी हुई एक्सप्रेशन, EXPRESSION। अगर आपसे कोई एक सिंपल है, कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई है, एक्सप्रेशन किस चीज का कॉम्बिनेशन होती है? ऑपरेटर्स और ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होते हैं? जो रियल वैल्यूज को बोलते हैं, जो कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, और जिससे जो कैलकुलेशन करवा रहा होता है कि क्या कैलकुलेशन करनी है, उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। ये याद करना छोटी सी बात है। कोई पूछा व्हाट इज एक्सप्रेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ऑपरेटर क्या होते हैं? वो जिनका इस्तेमाल करके हम कोई कैलकुलेशन को परफॉर्म करें। अब बीच में प्लस लिखा है तो हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, माइनस लिखा तो क्या कैलकुलेशन नहीं होगी, डिवाइड लिखा तो कैलकुलेशन नहीं होगी। इसका मतलब ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनके जरिए कैलकुलेशन को परफॉर्म किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में या जावास्क्रिप्ट में, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हमारे पास, अच्छा जी, तो हमारे पास स्क्रिप्टिंग हो या प्रोग्रामिंग, कई तरह से कई टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। उनमें पहली टाइप लिखने जा रहा हूँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? अर्थमेटिक, ARTH, अर्थमेटिक। पता नहीं स्पेलिंग ये सही लिखी है गलत लिखी है, ये गलत लिख दिया। अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। मैंने आपको बताया था जावास्क्रिप्ट में भी कमेंट्स किया जा सकता है, तो आप कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर सकते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट होता है। ये आपका एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि हम जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स किसके जरिए करते हैं। दूसरी टाइप हमारे पास होती है असाइनमेंट ऑपरेटर। मैंने कहा ना कई तरह से ऑपरेटर्स होते हैं, टाइप से ही ऑपरेटर की टाइप से। तीसरा हमारे पास होता है, अच्छा इनको आगे पीछे आप लिख सकते हो, डजेंट मैटर कि मैं क्या लिख रहा हूँ क्या बाद में लिख रहा हूँ। उसके बाद होते हैं आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स। फिर आते हैं आपके पास कम लॉजिकल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 5वें नंबर पे आपके पास आ जाते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद 6ठे नंबर पे आपके पास आ जाते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। फिर आपके पास आ जाते हैं 7वें नंबर पे टर्नरी ऑपरेटर्स। कोई मुझसे नहीं कर गया मैं? हाँ क्या हो? टर्नरी ऑपरेटर्स। अगर मैं मिस कर गया तो मुझे बाद में याद आ जाएगा, मैं बाद में देख लूंगा उसको, ठीक है। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जिनके जरिए हम कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, आपके सामने सारे नाम लिख दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, पहले ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि तरीके से मेरा काम हो, मैं नीचे पेस्ट कर लेता हूं। पहला ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं तो बता दूं पहले आपको मैं। प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, और भी होते हैं इसमें। ये होता है पावर के लिए यूज होता है, इसे एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिख देता हूं। एक और होता है, ये रिमाइंडर को निकालने के लिए यूज किया जाता है। ये देखो परसेंटेज का सिंबल, इससे रिमाइंडर निकलता है। क्या निकलता है? रिमाइंडर। पता है ना, रिमाइंडर जो भी कहना चाहो वो आप कह सकते। तो एक सवाल है, चूंकि आप भी पढ़कर आए हो स्कूल लाइफ में, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर? मैंने कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछा, मैंने पूछा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है।
डेफिनेशन पूछ रहा हूँ सर, मैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉड्यूलस से एक्सपोनेंशियल नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। दो वैल्यूज इनको सम करके हमारे पास आता है। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा आंसर दिया। आसान आंसर समझाऊं, ये मेरी बनाई हुई डेफिनेशन है। एटलीस्ट, कम से कम जिनको दो ऑपरेंड रिक्वायर्ड हो, ऑपरेंड इसको बोलते हैं वैल्यू को कह लो जो आपका नंबर्स, एटलीस्ट 2 ऑपरेंड रिक्वायर्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन, कम से कम 2, ज्यादा जितने भी हो सकते हैं। अच्छा कभी ये सुना है, ये देखो 12 प्लस क्या आंसर आएगा, यानी एक ऑपरेंड से कभी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता, इसीलिए कम से कम 2, एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर। मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स required to perform calculation is called arithmetic operators। ये लीजिए, कम से कम 2, ज्यादा जितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक से काम नहीं होगा, ऐसे ऑपरेटर्स को अर्थमेटिक ऑपरेटर। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, इनको बाइनरी ऑपरेटर भी कहते हैं। बाइनरी मींस 0 2, बाइनरी 2 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बाइनरी भी कहते हैं इसको, ठीक है। जी, तो बाइनरी मींस 2 वैल्यूज की बात की जाए, तो डेफिनेशन भी लिख दी, कौन से ऑपरेटर्स होते हैं वो भी लिख दिए, और अर्थमेटिक ऑपरेटर का और क्या नाम होता है वो भी लिख दिए। आई होप इसमें कोई सवाल नहीं होना चाहिए, करके देखिए, बड़ा आसान है, कोई मुश्किल ही नहीं। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है 2 नंबर चाहिए होंगे। अब मुझे काफी सारे ऑपरेटर्स के सम करना है, तो मैं बार बार नंबर नहीं लिखूंगा, तो मैं चाहता हूँ किसी चीज में स्टोर कर लूँ, तो क्या करूँ, वेरिएबल num1 equals to 20, वेरिएबल num2 equals to 30। डन। अच्छा, पहला ऑपरेटर कौन सा है, पहला ऑपरेटर कौन सा है, प्लस, तो num1 को क्या कर दो, जमा कर दो num2 से, क्या आंसर आएगा, 50 आएगा। कमेंट में लिख दे, चेक बाद में कर लेंगे, 50 आएगा, और चेक करें आगे, गुड। अब दूसरा ऑपरेटर, num1 को माइनस कर दो num2 से, क्या आंसर आएगा, 20 माइनस 30, माइनस का 10 आएगा, हमेशा नेगेटिव वाला साइन, जो बड़ा साइन होता है वो आता है। आगे, प्रॉब्लम इज दिस, वो इसके साथ ही आ रहा है, हमें नेक्स्ट लाइन में लाना, तो क्या करें। अब प्रॉब्लम ये है कि तुम ये सोच रहे हो ना, आप मैं कॉमा लगाऊं, ये देखो ऐसे कर दूं, इन्वर्टेड कॉमा लगाया, BR लिखा, ये गलत है, सिंटेक्स में गड़बड़ है। ब्रेक, अब ब्रेक नहीं आ सकता। अब देखो मेरी बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक वैल्यू किस टाइप की है, ये नंबर आंसर देगी, एक वैल्यू किस टाइप की है, 2 अलग अलग बातें लिखी हुई है, नंबर और। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसको एक साथ जोड़ के लिखना है, क्या करना है, जोड़ के लिखना। चलो इसको छोड़ दो, मुश्किल है ना, छोड़ दो, आसान करते हैं पहले। इमेजिन करो मेरे पास एफ नेम के नाम से वेरिएबल, इसमें क्या पड़ा हुआ है, सद। वेरिएबल देखो एल नेम, इसमें क्या पड़ा हुआ है, अली, ठीक हो गया। अब मुझे एक साथ प्रिंट करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, 2 वेरिएबल में डेटा है, एफ नेम और एल नेम, ये देखो एरर आ गया, यानी इसका मतलब हम मल्टीपल वेरिएबल्स को पास नहीं कर सकते। तो क्या कोई तरीका है जावास्क्रिप्ट में पास करने का? बिल्कुल। जब आप मल्टीपल वैल्यूज को पास करते हो तो आप यहाँ पर कॉमा यूज कर सकते हैं, मतलब आप कॉमा ये बता रहे हो कि यार ये एक अलग सेपरेट वेरिएबल है और ये एक अलग सेपरेट वेरिएबल। मेरी बात तो सुनिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जा रहा हूँ। मैंने आंसर लिखा, सेम आंसर आ गया,
बात ये यहाँ पर स्पेस नहीं आई, है ना, तो मैं एक और कॉमा डालता हूं और बीच में खाली इन्वर्टेड कॉमा देकर स्पेस डाल देता हूं। ठीक हो गया। अब इधर देखो आगे आंसर क्या है। ये सेम। हाँ स्पेस आ गई ना बीच में, देखो आगे पहले स्पेस नहीं थी, दिखा दूं, ये देखो। तो स्पेस के लिए मैंने खाली स्ट्रिंग डाल दी ताकि उसमें स्पेस आ जाएगा। अब मैंने भी क्या बताया, कॉमा का मतलब क्या है, सेपरेशन। सेपरेशन। मतलब ये कॉमा लैंग्वेज को ये बता रहा है कि एफ नेम अलग है, उसके बाद सेपरेट किया गया है, एक अलग से स्ट्रिंग दिया गया, फिर सेपरेट किया गया और एल नेम को रखा गया। बात समझ में आ गई। आंसर क्या आ रहा है, सिंपल सी बात। यहां पर हमने अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये नहीं थी, क्लाइंट चाहता था असद और अली एक ही बात हो। यहां पर कितनी बातें लिखी हुई है, 3 बातें सर, बीच में स्पेस भी तो है, 3 अलग अलग बातों का जिक्र हो रहा है। अच्छा ये कैसे पहचाना आपने 3 बातों का जिक्र हो रहा है, स्पेस है ना? कॉमा के साथ। लेकिन अगर प्रोग्रामिंग में ये कहा जाए कि आप इन दोनों वर्ड को मिलाकर लिखो, जोड़ के लिखो, तो आप यहां पर एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है कॉनकैटिनेशन। क्या नाम है, अभी कॉनकैटिनेशन क्या है, कॉनकैटिनेशन का काम ये होता है कि बहुत सारी चीजों को एक ही जगह पे जोड़ के लिखना, मतलब वो अलग अलग कंसीडर ना की जाए बल्कि पूरी की पूरी एक। अभी ये तुम्हें पढ़ने में तो ये एक लग रहा है, लेकिन डेवलपर ये बोलेगा ये यहाँ पर क्या है, 3 अलग बातें लिखी हुई है क्योंकि कॉमा दिया। तो कॉन्कैट करने के लिए यानी एक ही बात को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर पहले एफ नेम लिखेंगे और उसके साथ प्लस, कॉन्कैटिनेशन के लिए प्लस का सिंबल यूज होता है, क्या होता है, और एल नेम। अब यहां पर अच्छा जी, कॉनकैटिनेशन का मतलब क्या होता है, मल्टीपल चीजों को एक सिंगल कंसीडर करना। यानी अब डेवलपर पढ़कर ये बोल सकता है यहां पर तुमने कितनी बातें लिखी हैं, 2 1 एक, कॉनकैट एक बना देता है, जोड़ के लिखता है। ये देखो आंसर सेम ही दिखेगा, ये देखो। अब तुम्हें स्पेस नहीं दिख रही होगी तो कोई बात नहीं, इसमें भी स्पेस डाल देते हैं लोग, प्लस दोबारा लिखा, यहां पर खाली स्पेस डाल दी। अच्छा थोड़ा ब्रेक कर दूं मैं, तो यहां पर कॉमा देके बी आर लगा दिया। क्या रिजल्ट में कोई फर्क दिख रहा है, कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन प्रोग्रामेटिकली फर्क है। अगर बंदा कोड देखता है तो वो कहता है यहाँ पर कितनी बातें लिखी गई हैं, 3 या 4, कॉमा देके सेपरेट किया है, जबकि यहाँ पर कितनी बातें लिखी गई हैं, ये पूरी की पूरी एक ही बात है, क्योंकि प्लस ने क्या किया, कॉन्कैटिनेशन किया, उसको जोड़ दिया, मिला दिया। सर सिंपल एग्जांपल यूं कहूंगा, 4 टुकड़े हैं अलग अलग चीजों के, अलग अलग चीजों के, बात समझ में आ गई। आपने किसी को कहीं जोड़ा, किसी को कहीं जोड़ा, किसी को कहीं जोड़ा, तो वो अभी उसका पार्ट नहीं है, वो सेपरेट है एल्फी की मदद से। लेकिन अगर आपके पास 4 पीस है और आपने उनको बिल्कुल एक्यूरेट एक ही तरीके से जैसे वो दिखना चाहिए वैसे जोड़ दिया, तो आपने एक सिंगल पीस बना दिया। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। सर जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी अगर हम लोग कॉमा की जगह प्लस लगाएं तो एरर देगा। कहाँ पर, ऊपर जैसे हम लोगों ने लिखा था ना कॉमा में, तो हमें मतलब वही ऑपरेटर ये समझ रहा था ना कि 3 अलग अलग हैं हमारे पास। ये बात कर रही है जी, अगर हाँ। यहाँ हम लोग प्लस लगाएंगे तो तब भी हाँ, एरर आएगा। नहीं आएगा, वो कॉन्टैक्ट कर देगा ना फिर। अच्छा, फिर तो हाँ, कॉन्टैक्ट कर, मैं बता रहा था इससे भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है काम। मैं ये बता रहा था कि उससे भी काम हो रहा है और उससे भी काम हो रहा है, लेकिन इन दोनों में फर्क है। कॉन्टैक्ट एक बताता है जबकि कॉमा ये बताता है कि यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज है। बात समझ में आई? हाँ लेकिन सर प्रोग्रामिंग में हर चीज को सही तरीके से करना भी तो जरूरी है। बिल्कुल ऐसे। इसको मिसाल में बताया था वो स्ट्रिंग के साथ नंबर को प्लस कर रहे थे, उसके बीच में ये अब यहाँ पर ये इशू है कि हमारे पास एक नंबर है, एक स्ट्रिंग है, उसके बाद अब हमें जोड़ के लिखना है, तुम क्या लिखेंगे? और प्लस। अच्छा कॉमा से भी काम हो सकता है भाई, तुम ये काम करो, कॉमा से काम नहीं, ये लो हो गया। लेकिन हम बेहतर अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। लो जी, इजी है, कोई मुश्किल काम किया मैंने तो बताइए आप। नहीं मैंने मुश्किल काम किया ही नहीं। कॉनकैटिनेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हर जगह ब्रेक लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ वो भी बताता हूँ, क्योंकि मुझे काफी सारा काम करने आ गया। प्लस के बाद क्या था आपके पास? माइनस के बाद डिवाइड, नहीं मल्टीप्लाई।
अब मल्टीप्लाई, नम 1 को नम 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? 30 20 से 600 नहीं, हाँ 600, चेक करें, सही आंसर आ रहा। उसके बाद डिवाइड, अच्छा नम 1 को नम 2 से डिवाइड कर दो, है ना। नम 1 क्या है, नम 2 क्या है? अच्छा ये थोड़ा बड़ा नंबर हो गया, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा, तो हम एक काम करते हैं 2 और 4 कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम इजीली खुद भी कर सकें। तो हम यानी इसका मतलब ये कह रहे हैं, हम यूं कह रहे हैं, देखो 2 को डिवाइड कर दो 4 से, यानी ऐसी बात कर रहे हैं। तो 2 2 जा, यहाँ पर आगे 0, आंसर यहाँ पर क्या बचा क्वेश्चन में, तो आंसर क्या आना चाहिए। और देखिए 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये क्या हो गया सर, ये तो 0.5 आ गया। अभी तो निकाला है हमने कैलकुलेटर से, अपने पास से कैलकुलेशन करके, तो क्यों नहीं आया, समझिए। जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं ना, तो प्रोग्रामिंग उसको उल्टा कंसीडर करता है। मतलब आप ये समझ रहे होते कि नम 1 बाहर आएगा और नम 2 अंदर जाएगा। तो वो नंबर 2 हाँ, प्रॉब्लम ये है कि नम 2 आपको जिससे डिवाइड करना है वो आपने एज अ डिनोमिनेटर में रखना है, और जिस जो हो रहा है जिससे करना है उसको आपने न्यूमिनेटर में रखना है। अब देखिए आंसर क्या आता है, ये चीज दिमाग में ये नहीं चीज रही। इंपॉर्टेंट है सर, अभी तो समझाया। अच्छा दोबारा बता दे, कोई मसला नहीं सर, मुझे पता है आप एहसास नहीं करेंगे। ये ऐसा लिखा हुआ, हम समझे 2 को डिवाइड करेंगे 4 से, हम ये मानते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग इसको ऐसा नहीं मानती। प्रोग्रामिंग इसको उलट कर देती है, यानी 4 को डिवाइड कर दो 2 से, तो हमें तो ये नंबर इससे तो डिवाइड करना है, डिवाइजर कहते हैं जिसे डिवाइड करना है, जिसे डिवाइड करना हो उसको डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, और जो डिविडेंड है वो न्यूमिनेटर में लिखा जाता है। तो मैं नम 2 को पहले लिखूंगा, क्योंकि नम 2 से क्या करना है, डिविडेंड है, और जिससे डिवाइड होगा वो डिनोमिनेटर में। डन, आगे लिखें, आंसर आ गया, परफेक्ट आंसर। अच्छा स्कूल में ये तो पढ़ा होगा 2 की पावर 2 क्या आंसर आएगा, 4 ये तो पता है, 2 की पावर 4, 8 शाबाश, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। तो मैं ये भी होता है प्रोग्रामिंग। ये देखो मैंने क्या बोला, नम उल्टा करो ना, नम 1 की पावर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 2 दफा आता मल्टीप्लाई, नम 2। अच्छा यहाँ पर x नहीं चलता, x मल्टीप्लाई के लिए यूज नहीं होता, कोई x लगा रहा हो, इस डायरेक्ट यूज होता मल्टीप्लाई की तरह। यानी यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, नम 1 की पावर क्या है, नम 2, तो नम 2 ये क्या था 4, यानी 2 की पावर 4, आंसर क्या आएगा 8। इसका आंसर 2 आया था, नहीं ये 2 की पावर 2 टू द 4, 2 की पावर 4 16, 2 टू द 4 2 8 टू 16, ठीक है, गलत बता दिया, ठीक है कोई बात। इधर देखो सर, हमने ये वाला ऑपरेटर पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, एक्सपोनेंशियल पढ़ लिया, अब रह गया रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी मैं इस, हमें डायरेक्ट ये भी निकाल सकते हैं हम, भाई इसका रिमाइंडर भी क्या आ रहा है, और करते हैं सर डिवाइड वाली लाइन। अच्छा इसमें भी सेम रूल है, क्या रूल है, डिनोमिनेटर पहले और न्यूमरेटर बाद में, बस मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया क्या आ जाएगा, कौन सा सिंबल आएगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर परसेंटेज का सिंबल। तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए इसका, 0। आई होप आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आ गए हैं। कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है कि आपको समझ में ना आए, बहुत इजी सा टॉपिक है, और मैंने स्टेप बाय स्टेप कोड करा है। कोई सवाल इस कोड में है तो पूछ लीजिए, कोई सवाल अगर कोड में है जो परेशान कर रहा है तो पूछ लीजिए। हाँ यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कभी वेबसाइट में मान लीजिए हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, अब जाहिर सी बात है हमारे पास एक प्रोडक्ट को खरीद रहा है वो 1200 का है, 2 प्रोडक्ट एक साथ खरीदे तो बीच में क्या होगा, कैलकुलेशन तो करनी है ना आगे, तो इसी के लिए तो बना रहे हैं। ऑपरेटर सभी तो पढ़ने पड़ेंगे साहब, बात समझ, वहां पर दिमाग खुद ही बैठेगा। हम तो ऐसा, हम जावास्क्रिप्ट से क्या करते हैं, एक ऐसा सिस्टम है जो ऑटोमेट हो, खुद ब खुद काम कर रहा हो, हम वहां पर बंदा बिठाएंगे। अगर एक वक्त में 1 बिलियन लोग यूज कर रहे हो वेबसाइट पे, तो क्या तुम 1 बिलियन लोग बिठाओगे, दैट इज अ गुड टेक्निक। तो तुमने कमाया क्या, 0 भी नहीं, कितनों को सैलरी दोगे, तुम चाहोगे ना मेरा काम ऑटोमेट खुद ब खुद हो रहा हो, इसीलिए तुम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करोगे। बात समझ में आई सर।
तो हमने अभी के लिए ये जाना कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उनका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। अभी मुझे सारे ऑपरेटर्स पढ़ाने, लेकिन मैं टाइम को ना ज़ाया करते हुए एक एग्जाम्पल करा दूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एग्जाम्पल की ज़रूरत है। अच्छा, एग्जाम्पल करेंगे, ये सब बंद कर देंगे कोड, ताकि इसकी वजह से मेरा जो काम हो रहा है चलता हुआ वो ख़राब ना हो जाए। तो मैं आ जाता हूँ, अब मैं गूगल पे चलता हूँ और यहाँ से मेरा दिल कर रहा है कि मैं मार्कशीट बनाऊँ, पता नहीं क्यों। तो मैं इमेजेस में आता हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों की मार्कशीट आपको दिख रही होगी। हम आसान सी मार्कशीट ले लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान कराची वाली मार्कशीट बड़ी ख़तरनाक सी है, मतलब अजीब व गरीब चीज़ें लिखी होती हैं, मेरी खुद समझ में नहीं आती। ये देखिए इमेज मैंने खोल ली है। नहीं, ये भी थोड़ी सी अजीब लग रही है मुझे। आसान सी चाहिए बेसिकली मुझे यार, बहुत बच्चों वाली चाहिए। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये अच्छी लग रही है, दिस वन इज गुड। तो ये देखो बड़ी प्यारी सी आसान सी रिपोर्ट कार्ड बनी हुई है, कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है। तो सुनिए ना प्लीज, मुझे पहला टास्क नंबर 1, सर इसको हू बहू, पूरी नहीं कह रहा हूं मैं, बस ये टेबल बना के एंड दैट्स इट, बस यहां से लेकर यहां तक की बात कर रहा हूं, ठीक है। और ये परसेंटेज का भी नीचे डाल दो तो अच्छा लगेगा। सर इतना जो है वो आप HTML CSS पे डिजाइन करके दिखाएं। मैं आपसे नहीं बोल रहा, ये टेस्ट मैं खुद दे रहा हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि यार जावास्क्रिप्ट की, अब जावास्क्रिप्ट को उसमें क्या यूज होगा वो बात की बात है। फिलहाल क्या डिजाइन दिया गया कि HTML पे ये डिजाइन बनाकर दिखाएं। चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं अपने HTML में गया, स्क्रिप्ट से पहले काम करो, सारा बॉडी में काम करूँ, बताया था आपको स्क्रिप्ट हमेशा लास्ट में क्लोज होगी। तो बहुत कोई मुश्किल काम तो नहीं है। क्या है, डिजाइन कहाँ गया मेरा, डिजाइन ये रहा। अच्छा सर एक काम करें, इसको टेबल बना दें, ये भी एक टेबल है सर, ठीक है कोई मसला नहीं। टेबल बॉर्डर है, हाँ बॉर्डर है 1 का है। सेल में स्पेसिंग है, अच्छा कोई अंदर वाले बॉर्डर नहीं है, अंदर वाले बॉर्डर नहीं, गौर से देखो तो मुझे अंदर वाले बॉर्डर नहीं दिख रहे। वो बात की बात है कि अंदर वाले दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए एक टॉप पे हेडिंग डली हुई है, रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जाम। तो मैं इसमें टी हैड टी बॉडी नहीं बना रहा, डायरेक्ट अपना काम शुरू करूंगा। टी हैड और टी बॉडी तब यूज करते जब कभी डेटा रखना हो। तो टी आर और टी डी मल्टीप्लाई बाय 1 एक ही चाहिए। रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जाम, रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जाम। चेक करते हैं कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, ठीक है। इसको पूरी स्क्रीन पे फैला देता हूँ, तो विड्थ कर देता हूँ उस टेबल की 100%। मैं ये सारा काम CSS में भी कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। और ये देखो 2-2 सेल आ रहे हैं, तो उसको खत्म करने के लिए सेल स्पेसिंग, डन हो गया सर। अब इसको सेंट्रलाइज करना है, तो अलाइन, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार CSS ना लिखूं, आप घर जाके प्रॉपर CSS में काम करना। सेंटर आ गया, गुड हो गया। अंडरलाइन नहीं है, वो हम देख लेंगे, वो बात की बात देखेंगे। अच्छा उसके नीचे सर एक और है, इसमें एक रॉ है, इसमें 3 कॉलम्स बने हुए, देख रहे हैं आप। सिंपल है, पढ़ने वाले को समझ में आ रहा होगा। तो TR TD मल्टीप्लाई बाय 3। अब प्रॉब्लम ये है कि पहले वाले में 1 था, नीचे वाले में 3 थे, तो हमें पहले वाले को भी 3 के बराबर करना पड़ेगा, 3 कॉलम मर्ज करने पड़ेगा। तो क्या करेंगे, कॉल स्पैन। तो मैंने क्या बोला, TD को कॉल स्पैन कर दो 3, यानी 3 कॉलम्स को मर्ज कर दो। 3 कॉलम होगा 1 2 3। अब आ गया क्लास, GR नंबर और रोल नंबर। क्लास के बाद आ गया क्या था, GR नंबर, ये देखो भाई हो गया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है रोल नंबर, कोई मुश्किल नहीं है, रोल नंबर लो भाई आ गया। अब फिर नीचे एक और रो, इसमें 2 कॉलम है,
अच्छा गौर से देखो तो ये दो कॉलम मर्ज होके एक बने हुए हैं, ये तीन बड़ा ही बना है। तीन ही है लेकिन वो दो मर्ज हुए हैं। कोई बात नहीं सर, टी आर टी डी मल्टीप्लाई बाय 3, पहले वाले में आ जाएगा नाम। प्रॉब्लम ये है कि ये दो कॉलम आपस में मर्ज हुए हैं, तो मर्ज सेल। कॉलम मर्ज हुए हैं ना, कॉल स्पैन 2, और इसमें क्या आ जाएगा ए डॉट वाई, एयर बेसिकली मेरे ख्याल से आ रहा है, एडमिशन एयर होगा शायद कोई, ये देखो डन सर। इतना यूआई हमारा तैयार हो चुका है, हम इसमें लंबी बहस नहीं कर रहे, हमने बहुत इजी सा काम किया। अच्छा जी, इतना करने के बाद राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो चुका, अच्छा लग रहा है। तो अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास ये टेबल है, ये टेबल है, तो ये वाला बॉर्डर हटा देते हैं, हटा दिया, खाली हो जाए, कुछ भी नहीं दिख रहा, ऐसा दिख रहा है। अब हम इसमें अपना CSS का बॉर्डर डालते हैं, तो क्लास टेबल के नाम से मैंने बना दिया, CSS मैंने पहले से बना के रख चुका था। डॉट टेबल में जाओ, बॉर्डर लगा दो चारों तरफ से 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, डालने ना। अच्छा, इससे भी पहले काम करूंगा, देखो पहले मैं पूरा बैकग्राउंड कलर कॉपी कर लूँ, कलर जिला सिखा चुका हूँ आपको, ये कलर कॉपी हो गया, कलर कोड आ गया। तो मैंने क्या बोला, मेरी पूरी जो बॉडी है ना, बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, ये वाला कर दो, ठीक है, ठीक है ना। अब बाकी सब टेक्स्ट किससे लिखा हुआ, व्हाइट से लिखा हुआ है, तो जो भी टेक्स्ट लिखूं वो कलर क्या कर देना बॉडी में, सही है। बॉर्डर भी व्हाइट से बने हुए, तो व्हाइट कर दो भाई, इसको भी क्या मसला है, ये लो। अब देखो अंदर काफी ज्यादा ना स्पेस कंज्यूम हो रही है, मतलब चिपक रही है, देखो ये चीज चिपक रही है, हाँ वाकई चिपक रही है। तो मैंने बोला टी आर जो रॉ है ना, उसमें थोड़ी सी पैडिंग डाल दो, नहीं कोई काम नहीं किया। टेबल में जाओ, उसमें रॉ होगी, उसमें पैडिंग डाल दो, नहीं काम कर रहा, देखते हैं क्यों नहीं कर रहा। इस पे आते हैं, इस रॉ पे आते हैं, ये री रॉ, इस रॉ में अगर मैं पैडिंग डाल दूं 20 पिक्सल, नहीं काम कर रही, देखो बंद कर दी उसने, अलाउ नहीं कर रही इसको। कह रहा है द डिस्प्ले की जो टेबल प्रॉपर्टी रॉ है प्रिवेंट्स पैडिंग फ्रॉम, वो उस पर इफेक्ट, आप पैडिंग से इफेक्ट नहीं डाल सकते, तो फिर किसे डालें सर, मार्जिन ट्राई करें, मार्जिन डालते हैं 20 पिक्सल का, ये भी काम नहीं कर रहा। गैप डिस्प्ले फ्लेक्स पे लगता है, अच्छा वो बेसिकली टेबल रॉ हुआ है ना। एक मिनट, गूगल से पूछते हैं टेबल रॉ यूजिंग पैडिंग इन CSS, कहाँ लिख रहा हूँ, टेबल रॉ इन CSS यूजिंग पैडिंग, इसमें शायद कोई एट्रीब्यूट होगा इसका अपना, अच्छा वो कह रहा है इस पे नहीं लगाओ, वो कह रहा है TD के ऊपर लगा दो, TR टेबल के अंदर जाओ, उसमें TR है और उसमें TD है, TD पे लगा के देखते हैं यार, डायरेक्ट पैडिंग, हाँ फर्क आया है, फर्क आया है, लेकिन डायरेक्टली इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो पाया। टेबल में जाओ, रॉ में जाओ, TD बनी हुई है, ये क्यों नहीं अप्लाई कर रहा इसके ऊपर, डायरेक्ट क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, यहाँ पर पैडिंग आ जानी चाहिए ना, 20 पिक्सल ही दिया है ना, डायरेक्ट अगर TD के ऊपर लगा दे तो हो गया भाई, ठीक है। अब ये बहुत वाहियात हो गया, 20 ज्यादा है, 5 कर दो बस, ज्यादा नहीं करो, 5 कर दो, सही, अब सही लगा, थोड़ा चिपक खत्म हो गई इसकी। तो ये आपने तैयार कर लिया है, ठीक है। अब मुझे इसका फॉन्ट साइज छोटा करना है, काफी बड़ा है, फॉन्ट साइज 10 पिक्सल, हाँ अब बिल्कुल परफेक्ट। अब अगर आप गौर से देखो तो इन सब के नीचे लाइंस डली हुई हैं, ये लाइंस आप डाल सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बस करना क्या, मैं एक करके दिखा देता हूँ, बाकी आप कर लेना।
इमेजिन करो तो मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ, ठीक है, क्लास लाइन के नाम से। तो मैंने क्या बोला, लाइन क्लास में आप बॉर्डर बॉटम लगा देना 1 पिक्सल सॉलिड वाइट का, बॉटम में यानी नीचे की तरफ। प्रॉब्लम इज दिस कि उसने पूरी लाइन ऑक्यूपाई कर ली, हमें सिर्फ उतना ही चाहिए था जितना टेक्स्ट हो। तो ये काम कर सकते हैं हम, ये भी वो देखते हैं बाद में। फिलहाल के लिए अभी हम इस लाइनों के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। हमारा मेन काम क्या है कि हम इसको बस यूआई को बनाएं और देखें। अब उसके बाद यहाँ पर आता है टेबल। ये तो बड़ा आसान सा टेबल है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा और इस टेबल को कर दूंगा बंद, क्योंकि मेरा ऊपर वाला पार्ट तैयार हो चुका है। अब मैं दोबारा एक और टेबल बनाऊंगा नीचे। ये टेबल मैंने बनाया, इसमें दोबारा से मैंने रॉ ली, इसकी विड्थ और साइज स्पेसिंग सबको सही कर दूंगा, कॉपी और पेस्ट। ये देखो बन गया। अब इसमें मुझे क्या करना है, सब्जेक्ट्स, टोटल मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन, ऐसे कि पूरा प्रॉपर बनेगा। टी हेड में आओ, टी आर में आओ, टी एच मल्टीप्लाई में कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 3। हम 3 की बात करें, इसको छोड़ दो इन दोनों को, ठीक है, छोड़ दो 3। सब्जेक्ट्स, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, सब्जेक्ट्स, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। डन है सर। अब इसको बॉर्डर देना है तो दे दो, तुम्हारी मर्जी है। तो इसको भी क्लास टेबल दे देते हैं। डन। अब बस अपना काम चालू कर लो यार, क्लास टेबल की जरूरत भी नहीं है ऐसे मेरे ख्याल से। तो बॉर्डर दे दो बस बनता। अब इसको हम बॉर्डर कलर बाद में वाइट कर लेंगे आराम से, वो मसला नहीं है। फिलहाल के लिए आगे बढ़ो। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो अब टी हेड बन गया। अब चाहिए रॉ, टी बॉडी, टी आर होगा, कितने कॉलम होंगे, टी डी मल्टीप्लाई बाय 3। सब्जेक्ट, मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। सब्जेक्ट कौन सा, इमेजिन करो इंग्लिश है, उर्दू है, फिजिक्स है। गलत कर रहा हूं मैं, ये देखो एक ही लाइन में घुस जाएगा, हमें ऐसे रखना है, ठीक है। तो गलत नहीं करो, हर बार रॉ बनेगी। इंग्लिश के बाद उर्दू, हर तीनों में 3 3 कॉलम बनेंगे। इंग्लिश में कितने मार्क्स हासिल किए हमने भाई, 100 में से 80। इंग्लिश में 100 और उसमें से मार्क्स हासिल किए 80, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट्स टोटल मार्क्स 100, ऑब्टेन मार्क्स 80, ठीक है। ऐसे ही इसकी भी कॉपी कर दो, कर दिए। अब तुम जल्दी से बस कॉपी कर लो 2 4, कितने सब्जेक्ट रखना चाह रहे हो। मैंने कर दिया, ये इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, यहाँ आ जाएगा मैथ्स, यहाँ आ जाएगा कंप्यूटर और यहाँ आ जाएगा फिजिक्स। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, लो भाई तैयार हो गया सर। अब आखिर में यहाँ पर नीचे एक परसेंटेज दिखा दो, तो टी आर टी डी एक कॉलम कर दो, एक कॉलम कर दो, तीनों को मर्ज करके कॉल स्पेन 3 को यहाँ पर परसेंटेज दिखा देना, ठीक हो गया। अब यूआई को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, बाद में वो आपकी मर्जी, मेरे पास टाइम कम है, मैं इसलिए यूआई पे फोकस नहीं कर रहा, ठीक हो गया। अब आपका सर एचटीएमएल वाला था टास्क 1 कंप्लीटेड, मेरा काम हो गया, मैंने सर को दिखा दिया सर कंप्लीटेड। अब सर ने क्या बोला, ठीक है सर अब ये काम करो, ये पूरा कोड यहाँ से कट कर लो। मैंने कहा है कट कर लो, हाँ कट कर लो। कह रहे अब यही काम जावास्क्रिप्ट से करके दिखाओ, मतलब जावास्क्रिप्ट में इसको बनाओ। तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आप ही ने सिखाया था सर, जब मल्टीपल लाइन ऑफ जावास्क्रिप्ट लिखनी तो बैकटिक लगा दीजिए और उसके अंदर पूरा कोड कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दीजिए। सर स्टिल आउटपुट आ रहा है, कोई मसला नहीं, जबरदस्त हो गया। अच्छा सर अब यहाँ पर एक और कह रहे हैं सर यूजर से क्लास पूछो कि वो कौन सी क्लास का है, कौन सा जीआर नंबर है उसका और कौन सा रोल नंबर है, ये तीनों चीजें पूछो उससे। जब वो दे दे तो यहाँ पर डाल दो। मैंने मेरे जहन में क्या चला, प्रॉम्प्ट याद आया, वेरिएबल पहला क्या लेना था, क्लास, मैंने क्लास के नाम से बना दिया। तो प्रॉम्प्ट ले लो, एंटर योर क्लास नेम, एंटर योर क्लास। अच्छा वो क्लास के नाम से कह रहा है इस कीवर्ड को मत यूज करो, क्लासेस कर लो, ठीक है। अब तुम जब भी प्रोजेक्ट चलाओगे वो पूछेगा क्लास का नाम क्या है, तुम जो भी यहाँ लिखोगे सर यहाँ से कॉपी करके 5A या जो भी तुम लिखोगे वो यहाँ इसके अंदर आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि सर
मैं अपनी क्लास को यहाँ पर प्रिंट कैसे कराऊं, उस वेरिएबल में तो मैं ले आया, प्रिंट कैसे कराऊं? तो आसान तरीका सिखाता हूँ, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कॉन्सेप्ट का नाम है, क्या नाम है? स्ट्रिंग पोलिशन। अब स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है, सुनो। अभी यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है? स्ट्रिंग लिखा हुआ। मैं चाहता हूँ स्ट्रिंग के अंदर क्या करूँ, वेरिएबल्स को यूज करूँ। तो बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स को यूज करने के लिए स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। अब सुनिएगा, अगर आपने बैकटिक यूज किया है तभी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। यानी डबल कॉमा में नहीं हो सकती, सिंगल कॉमा में भी नहीं हो सकती। ये सिर्फ कब अप्लाई होती है, जब बैकटिक या बैक कोड वाला कॉमा इस्तेमाल करते हैं। डन। अब मुझे इस वेरिएबल को कहां प्रिंट करना है, क्लासेस को? पहले प्लीज इधर देखो, क्लासेस को कहां प्रिंट करना है? क्लास के बाद, यानी यहां पर आना चाहिए, ऐसी कुछ है ना। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहता है अगर तुम्हें डायरेक्ट स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल को प्रिंट करना है, तुम डॉलर का साइन लगाओ, कर्ली ब्रेसेस बना दो, बना दिया, और अपने वेरिएबल का नाम डायरेक्ट पास कर दो, ये हो गया। अब देखो जादू, रिफ्रेश करो, क्लास कौन सी थी? 5A, 5-A। अब ये डायनेमिक बन रही है। डायनेमिक मतलब जो डेटा देगा उसके हिसाब से अपनी परसेंटेज, ये मार्कशीट खुद ही बनकर आ जाएगी। फायदा क्या हुआ डायरेक्ट हो गया। कि अब कोई भी बंदा आए अपना डेटा दे और मार्कशीट बनकर ऑटोमेटिक बना के दे देगा। ऑटोमेटिक टास्क करके दिखाता हूँ, पूरा करके दिखाता हूँ। GR नंबर सेम दोबारा प्रॉम्प्ट लिया, यूजर लेना सर, क्या था? GR नंबर, GR नंबर, एंटर योर GR नंबर। ठीक है, आ गया GR नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या लेना था हमने? रोल नंबर। पहले हम वेरिएबल बना लेते हैं ना यार बहुत सारे। एंटर योर रोल नंबर, उसके बाद एंटर योर नेम और एकेडमिक ईयर, सब कुछ पूछेंगे ना सर हम तो। नेम, एस नेम नाम के सेव कर लिया वेरिएबल के अंदर, ठीक है। उसके बाद AY एकेडमिक ईयर, मैं एकेडमिक ईयर लिख देता हूं, ठीक है। एंटर योर एकेडमिक ईयर, पता नहीं एकेडमिक ईयर क्या है, मुझे तो ये भी नहीं पता, बस मैंने लिख दिया। अब इन वेरिएबल्स को शो करवाना है, जो भी डेटा लेंगे शो करवाना है। तो यहां पर GR नंबर शो कराना, क्या करूं? डॉलर कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, वेरिएबल का नाम क्या है, बस पेस्ट कर दो। इतना सही तो करना है तुमने काम। रोल नंबर क्या डॉलर का साइन लगा के कर्ली ब्रैकेट। पता। यानी स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हमें ये अलाउ करता है कि हम स्ट्रिंग के अंदर डायरेक्टली वेरिएबल्स को यूज कर सकते। शाबाश। अब यहाँ पर नाम आ जाएगा, तो एस नेम शो करा दिया। यहाँ पर आ जाएगा एकेडमिक ईयर, क्या शो करा दिया? एकेडमिक ईयर। चेक करें, 2019-20, रोल नंबर 31125, पहले आएगा क्लास 5A। उसके बाद GR नंबर क्या था? 1125, रोल नंबर 3, एंटर नेम असद अली, एकेडमिक ईयर 2019-5, पता नहीं कुछ भी लिख दिया। अब सर ये तो कुछ भी नहीं बना, अभी तो बन रही है। अब टोटल मार्क्स हमारे 100 थे। अब तुमने कितने मार्क्स हासिल किए ये हमें डायनेमिक करना है। सिंपल, कितने सब्जेक्ट है हमारे पास? 5। वेरिएबल इंग्लिश, प्रॉम्प्ट, अब तुम अपने प्रॉम्प्ट से जरिए क्या डालोगे? इंग्लिश के मार्क्स डालोगे। अब प्रॉब्लम ये, मार्क्स इसमें आएंगे, हमें तो कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो हम इसको जाहिर सी बात, हमें प्रॉम्प्ट किस में आंसर देता है? %। तो हमें प्रॉम्प्ट किस में देता है? स्ट्रिंग में देता है, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो % यूज किया, यहाँ पर क्या लिख देंगे? एंटर इंग्लिश मार्क्स। डन। अब बस कॉपी कर लो, एक बना लिया, बस कॉपी करती जाओ 5 दफा। उसके बाद सब्जेक्ट, हाँ ऐसे वेरिएबल का नाम चेंज कर दो। इंग्लिश के बाद उर्दू था मेरे ख्याल से, उसके बाद मैथ्स, कंप्यूटर व फिजिक्स। अच्छा यहाँ पर भी लिख दो, थोड़ा अजीब लग रहा है, उर्दू, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद कंप्यूटर, एंड देन लास्ट में फिजिक्स। अब वेरिएबल बन गए। अब जो भी मार्क्स लिखे वो यहाँ आ जाएंगे। तो आप शो करवा लेते पहले तो, यहाँ पर इंग्लिश के मार्क्स, ये ऑक्टेन में, हाँ, डॉलर कर्ली ब्रेसेस इंग्लिश हो गया। बस कॉपी कर लो यार, इस लाइन को कितनी बार बार डॉलर लिखूंगा। यहाँ पर भी लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो, और यहाँ पर भी। अब चेंज कर लेते हैं, इंग्लिश के बाद उर्दू,
जो वेरिएबल का नाम लिखा हुआ वो आएगा, मैथ्स कंप्यूटर एंड देन आ गया फिजिक्स। डन हो गया। आओ चेक कर ले एक बार। क्लास 5-A, जिया नंबर 1 2 3 4, रोल नंबर 3, नेम असद, एकेडमिक ईयर 2019, मार्क्स में इंग्लिश में मैंने हासिल किए थे 65, फिर उर्दू में मैंने हासिल किए थे 95, इमेजिन 85, कंप्यूटर में 45, फिजिक्स में 60। आ गया। अब हमने इस नंबर को कैलकुलेट करके क्या निकालनी है? बड़ा आसान है सर। अब देखो ऊपर आ जाओ वापस। पहले तो हमें जितने भी नंबर्स आपने हासिल किए मतलब हर सब्जेक्ट में उनका सम करके टोटल मार्क्स निकालने। तो वेरिएबल टोटल मार्क्स क्या क्या सब्जेक्ट है? पीएनजी प्लस, उर्दू प्लस, मैथ प्लस, सबको सम कर रहा हूँ ना ताकि उसके टोटल मार्क्स आ जाए। कितने तुमने टोटल अचीव किए? कंप्यूटर प्लस फिजिक्स। डन हो गया। अब जो भी सम होगा सब आंसर इसमें आ जाएगा, टोटल मार्क्स से सेव हो जाएगा, है ना। अब परसेंटेज निकालिए। तो वेरिएबल बना लीजिए परसेंटेज के नाम से। किसके नाम से? किसी भी नाम से बना लो। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल मार्क्स को, जो भी टोटल मार्क्स वेरिएबल में उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से और डिवाइड कर दो टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने थे? 500। टोटल मार्क्स को मल्टीप्लाई करो 100 से और जो भी आ जाए उसको 500, क्योंकि 100 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के 100 मार्क्स हैं, डिवाइड कर तो फाइनल परसेंटेज किसमें आ जाएगी? परसेंटेज। तो यहाँ पर आया सर परसेंटेज यहाँ शो करानी थी, डॉलर कर्ली ब्रेसेस। अच्छा सर एक, अरे क्या हो रहा है ये देखो आ गया। आओ चेक करें। अब प्रॉब्लम ये परसेंटेज है, परसेंटेज का सिंबल भी दिखाना चाहता हूँ। कुछ भी नहीं सर, इसके वेरिएबल के बाद परसेंट का सिंबल लगा देंगे इसमें। हो गया। आओ चेक करें। क्लास 5-A, जिया नंबर 1134, रोल नंबर 3, नेम असद अली, 2019-9, इंग्लिश मार्क्स में मैंने 65, इसमें 78, 64, 55, 96। तो एक कंप्लीट जावास्क्रिप्ट से आपने देखा। हमने भी कुछ पढ़ा ही नहीं जावास्क्रिप्ट में, कहाँ पढ़ा कुछ, कोई टॉपिक ही नहीं पढ़ा अभी तो। लेकिन हमने उसका इस्तेमाल करके, यूजिंग प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके, वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके, बैकटीरिया बैककोड का इस्तेमाल करके, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का इस्तेमाल करके हमने एक ऐसी मार्कशीट बना ली जो कोई भी यूजर जब भी आएगा पेज रिफ्रेश करेगा, वो उससे जो पूछेगा उसका आउटपुट दे देगा। तो मुश्किल काम था। अब बस उसने क्या करना है, Ctrl+P प्रिंट करवा। चाहो तो उसको पीडीएफ में सेव कर ले। देखो असद खुलो ना, कहाँ गई? कहाँ सेव कर दी मैंने? ये तो बना अपनी मर्जी की बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बना सर, देखिए बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन कंपनीज पता क्या, तुम्हें क्या लगता है ये जो स्कूल वो वाले हैं आपके बोर्ड वाले, वो क्या करते हैं? यही तो इस्तेमाल करते हैं सर। बस डेटा पुट करते रहते हैं, उनकी मार्कशीट में वो प्रिंट करते चले जाते हैं बस। और क्या हो रहा है सर? वो डिजाइन के बारे में बनाएंगे, एक बार डिजाइन बना दिया उसी में डेटा पुटिंग करते रहते हैं, आंसर आता रहता है। और क्या है? अपने दिमाग से मार्क्स लगा रहे नहीं दिमाग से नहीं लगाते वो तुम जो काम करके आते हो उसके हिसाब से मार्क्स पुट हो रहे होते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आज की क्लास आपके लिए काफी बेनिफिशियल रही होगी। प्लीज इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं पिछली क्लास की वीडियो और आज की वीडियो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।